वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में है। आपने अमेजॉन के फाउंडर और बिलियनियर जेफ बेजोस का नाम जरूर से सुना होगा। अमेजॉन कंपनी की एक स्पेस विंग है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। एक तरीके से कहा जाए तो ये अमेजॉन की एक स्पेस कंपनी है। ब्लू ओरिजिन के पास एक बहुत ही विशेष प्रकार का रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट सिस्टम इंसानों को स्पेस में ले जाने के लिए कैपेबल है। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, इसके माध्यम से अभी एक स्पेस फ्लाइट होने वाली है जिसमें 6 लोगों के जाने की जगह है। एक तो जेफ बेजोस खुद हैं, एक उनके भाई हैं और अभी एक ऑक्शन के माध्यम से तीसरे व्यक्ति को भी चुन लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम एक रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है। रीयूजेबल होने का मतलब ये होता है कि जो रॉकेट का मुख्य भाग होता है, स्पेस फ्लाइट जब होती है तो उस दौरान इसमें थोड़ा सा फ्यूल बचा लिया जाता है। उस फ्यूल के माध्यम से इस मुख्य भाग को वापस से जमीन पर उतार लिया जाता है। इससे स्पेस फ्लाइट का खर्चा कम हो जाता है। कुछ और बातें समझते हैं। देखिए, जैसे कि बात हो रही थी कि ये स्पेस फ्लाइट इंसानों को ले जाने में कैपेबल है, तो इसमें जो पेलोड है उसे कर्मन लाइन तक ले जाया जाएगा। कर्मन लाइन क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बिफोर दैट, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की। हम कहते हैं अंतरिक्ष में जाना है। अंतरिक्ष है कहां? हम आसमान में कितने ऊपर जाएंगे कि हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे? कर्मन लाइन वो लाइन है जो डिसाइड करती है कि अंतरिक्ष शुरू कहां से होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप आसमान में 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाएं तो ये मान लिया जाएगा कि आप अंतरिक्ष में जा चुके हैं। जो रॉकेट सिस्टम है उसे ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी की द्वारा बनाया गया है, जो कि स्पेस कंपनी है अमेजॉन की। ये तो बात पहले हो ही चुकी है। इसे नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड के नाम पर, जो कि अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम है, ये ईजियर और कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस दे देगा स्पेस के लिए, जिसका इस्तेमाल न केवल एकेडमिक रिसर्च, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर्स हैं उनके लिए, रेदर स्पेस टूरिज्म के लिए भी किया जा सकेगा। मोरओवर, एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के अलावा ये जो रॉकेट सिस्टम है ये टूरिस्ट को भी अंतरिक्ष में ले जाकर माइक्रोग्रेविटी का एक्सपीरियंस दे सकता है। माइक्रोग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जब आप वेटलेस फील करने लगते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, जब वो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो फिर बेल्ट वगैरह खोल के थोड़ा बहुत घूम टहल लेते हैं, दैट इज माइक्रोग्रेविटी। ऐसा जब आप अर्थ के 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तब आपको महसूस होगा, जहां पर आप खुद को तैरता हुआ पाएंगे स्पेस फ्लाइट के अंदर ही। कर्मन लाइन की बात हो रही थी। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की। थियोडोर वॉन कर्मन, इन्हीं के नाम पर इसे नाम दिया गया है। ये हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। इन्होंने उस ऊंचाई को डिटरमाइन किया जिसके बाद एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI ने कर्मन लाइन को, जो कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसे डिसाइड किया है अर्थ के मीन सी लेवल से। और ये कहा जाता है कि अगर आप इस लाइन के ऊपर चले गए तो आप स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। FAI एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग बॉडी है जो एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के फील्ड में काम करती है। देखिए, ये है, यहां पर देखिए, ये कर्मन लाइन है। इसके ऊपर अगर आप चले गए तो फिर आप स्पेस में पहुंच गए। ये फ्लाइट कुछ ऐसी होगी, इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा यहां पर जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं और ये मुख्य भाग जो है वो इसे ऊपर लेकर जाएगा। जब ये कर्मन लाइन को क्रॉस करेगा, यहां पर आप देखिए, जब ये कर्मन लाइन को क्रॉस करेगा तो यहां से ये से एक थ्रस्ट देकर ऊपर कर्मन लाइन को क्रॉस करवा देगा, जिसके बाद ये स्पेस में थोड़े टाइम तक ट्रेवल करेगा और वापस से अर्थ पर आ जाएगा एक पैराशूट के माध्यम से। और ये जो मुख्य भाग है ये वापस से अर्थ पर लैंड करवा दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला आपने ब्लू ओरिजिन का समझ ही लिया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जीवन वायु के बारे में है। IIT रोपर ने भारत का पहला पावर फ्री CPAP डिवाइस डेवलप कर लिया है, जिसके लिए आपको बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे नाम दिया गया है जीवन वायु। ये CPAP मशीन का एक सब्स्टिट्यूट होगा, अल्टरनेटिव होगा, जो बिना बिजली के भी काम कर सकता है। CPAP ये क्या होता है पहले समझिए। इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक ट्रीटमेंट का मेथड है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए, जब आप सो रहे होते हैं तो बॉडी थोड़ी पैसिव हो जाती है। उस दौरान आपको सांस लेने में ज्यादा समस्या होगी अगर जो
सांस की नली है उसमें ब्लॉकेड हो तो इसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। जो मशीन होती है वो एक माइल्ड एयर प्रेशर क्रिएट करती है जिससे एयरवेज खुले रहते हैं और आप आसानी से सांस ले सकते हैं जब आप सो रहे हो तब भी, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। यूजुअली इसका इस्तेमाल इन्फेंट्स में किया जाता है जिनके लंग्स में प्रॉब्लम हो या लंग्स पूरी तरीके से डेवलप ना हो चुके हो। ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोविड-19 इन्फेक्शन के अर्ली स्टेजेस में, जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इससे अगर इस CPAP का इस्तेमाल किया जाता है तो लंग्स के डैमेज का खतरा भी कम हो जाता है और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन CPAP को इस्तेमाल करने के लिए, इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। कई सारे रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बिजली नहीं होती। इन दैट केस CPAP को इस्तेमाल नहीं किया जा पाता। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा CPAP है जो बिना बिजली के भी वर्क कर सकता है। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं या फिर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन होती है हॉस्पिटल्स में, दोनों के साथ ही अटैच किया जा सकता है इस्तेमाल करने के लिए। लीक प्रूफ है, काफी कम पैसे में डेवलप किया गया है और हाई फ्लो ऑक्सीजन का ये डिलीवर करता है। 20 से 60 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन फ्लो ये डेवलप कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जीवन वायु। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल UN हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कीनोट एड्रेस दिया है अभी यूनाइटेड नेशंस के हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट में। जो डायलॉग है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के द्वारा। इस पूरे डायलॉग का फोकस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? फोकस ये था कि पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी है उसका अटेंशन लैंड इशू के ऊपर लाया जाए। लैंड जो सूखती चली जा रही है पानी की कमी की वजह से या फिर पौधों के कट जाने की वजह से, हमें उसे रोकना होगा। इसके लिए पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड होगी ताकि हम लैंड सॉल्यूशंस क्रिएट करके उसे इंप्लीमेंट कर सकें। कोविड-19 एडेप्टेशन और रिकवरी स्ट्रेटजीज में भी हमें इसे शामिल करना होगा ताकि हम एक साथ मिलकर इसके लिए भी काम कर सकें। जो डायलॉग है ये इनकरेज करता है सभी मेंबर स्टेट्स को कि वो ऐसे सॉल्यूशंस को अडॉप्ट और इंप्लीमेंट करें जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट को अचीव कर सकें। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट का मतलब यह है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हुआ है तो हम उतनी लैंड को जो पहले डिग्रेडेड था इनरिच कर लें। फर्दर नेशनल ड्रॉट प्लान के अकॉर्डिंग भी काम किया जाएगा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सितंबर 2019 में जो 14th सेशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD का, उसे भी प्रिसाइड किया था। इस प्रकार से उन्होंने एक ओपनिंग सेगमेंट का डायलॉग दिया। जो चूंकि ये जो पूरा डायलॉग है वो UNCCD का ही पार्ट है। UNCCD की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इस UNCCD को स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। ध्यान दीजिएगा कि ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लैंड मैनेजमेंट के डेवलपमेंट और सस्टेनेबल यूज से रिलेटेड है। एकमात्र है, ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग है। एकमात्र कन्वेंशन है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एजेंडा 21 तैयार किया गया था उससे निकला है। एजेंडा 21 1992 में जब अर्थ समिट हुई थी रियो में, उसके दौरान ये एजेंडा तैयार किया गया था। 21 का मतलब यहां पे 21st सेंचुरी है। एजेंडा 21 एक्चुअली में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ करता था, ठीक है। उसी के तहत ये एकमात्र कन्वेंशन है जो एग्जिस्टेंस में आया। अब COP14 जो UNCCD का है उसके 14 सेशन की बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो UNCCD का सेशन है इसे प्रिसाइड किया गया इंडिया के द्वारा ग्रेटर नोएडा में 2019 में। कॉन्फ्रेंस की थीम थी रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। इस दौरान एक डिक्लेरेशन भी जारी हुई थी, काफी न्यूज में आई थी उस समय 2019 में। नाम था दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई थी कि हम बेटर एक्सेस करेंगे लैंड का, एम्फसाइज करेंगे जेंडर सेंसिटिविटी और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सारी बातें हमने यहां पे की। ध्यान दीजिएगा कि जो बेटर लैंड यूज है वो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से भी एक है। 15वें नंबर पर है लाइफ ऑन लैंड। यहां पे हमें लैंड को भी बचाना होता है, तो ये इसका भी हिस्सा है। रेफरेंस क्वेश्चन देखते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD पर यूपीएससी ने 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला तो ये कि ये एम करता है कि प्रमोट करें इफेक्टिव एक्शन, इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप के माध्यम से। दूसरा ये था कि इसका स्पेशल फोकस होता है साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका रीजन पे, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो फैसिलिटेट करता है मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दीज रीजन्स के लिए, ठीक है।
और तीसरा है कि ये कमिटेड है बॉटम अप अप्रोच में, ये इंकरेज करता है पार्टिसिपेशन लोकल लोगों का डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? जवाब बताइए, अंदाजा लगाइए। लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, इसका सही जवाब 1 और 3 है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। पहली बात तो ये साउथ एशिया पे फोकस नहीं करता, और दूसरा सेक्रेटेरिएट का काम ये नहीं है कि वो फंड्स के एलोकेशन पर ध्यान दे। तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 और 3 ओनली। एजेंडा 21 पे भी यूपीएससी ने 2000 प्रीलिम्स के 16 के ही प्रीलिम्स में पूछा था। ये पूछा गया था कि स्टेटमेंट है दो, आपको बताना है। एजेंडा 21 एक ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा ये ओरिजिनेट हुआ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। आपको पता है अभी हमारी बात हो रही थी कि एजेंडा 21 अर्थ समिट में आया था 1992 में। तो ये तो गलत हो गया ना। सही जवाब क्या होगा? 1 ओनली। यही इसका सही जवाब है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, ऐसे टॉपिक्स पर आप तैयार रहें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में है। पिछले हफ्ते केरला की कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दे दी, अप्रूवल दे दिया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए। यह एक फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। कुल मिला के इसमें रेल की पटरी बिछाई जाएगी और एक ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रेन सेमी हाई स्पीड की होगी। हाई स्पीड का मतलब तो होता है 300, 350, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए। सेमी हाई स्पीड का मतलब क्या होगा? कम से कम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो सेमी हाई स्पीड बोलेंगे ना। ये सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। ट्रेवल टाइम ये घटा देगा केरला के नदन और सदन एंड में। केरला का जो ये नदन हिस्सा है, इससे इसके सदन पार्ट को जोड़ा जाएगा। पहले जो ट्रेन का रूट था वो इतना सीधा नहीं था, कई सारे कर्व्स होते थे और स्पीड भी अच्छी नहीं होती थी, थोड़ा घुमाकर भी जाता था, इसलिए टाइम ज्यादा लगता था इस पूरे ट्रेवल को कंप्लीट करने के लिए, और स्पीड भी 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की ही हो पाती थी। इस पूरी दूरी को तय करने में लगभग 12 घंटों का समय लग जाता था। एक बार ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो इस दूरी को हम महज 4 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। ये 529 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच होगा जो 11 जिलों को कवर करेगा 11 स्टेशन के माध्यम से। ये जो केरला का सदर्न एंड है और स्टेट की जो कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, वो उसके नदर्न एंड से जोड़ दिए जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है। जो KRDCL है वो ज्वाइंट वेंचर है केरला गवर्नमेंट का और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस यही है कि पूरी दूरी 12 घंटे में तय होती थी, अब ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होगी, तो 4 घंटों से भी कम समय में ये पूरी दूरी तय कर ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टाइम ड्यूरेशन 2025 तक का है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारीताला शकस तपानी के बारे में है। थोड़ा अजीब नाम है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए 20वीं सेंचुरी के मिड में यानी कि 1950 के आसपास जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी की थी येरापल्ली फॉर्मेशन में जो रॉक्स हैं जो वर्तमान में तेलंगाना में है, वहाँ की रॉक्स की। वहाँ पे उन्हें कई सारे फॉसिल्स मिले थे। उन फॉसिल्स की स्टडी काफ़ी लंबी समय से चल रही है। इसी स्टडी के दौरान हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल मिला। वो जो फॉसिल हमें मिला है वही है भारीताला सकस तपानी का फॉसिल, जिसे स्टडी के दौरान अभी पाया गया है। हालांकि इसका फॉसिल 1950 के दौरान ही कलेक्ट किया गया था। स्टडी में जो स्पेसिमेन हमारे पास थे उन्हीं को स्टडी किया जा रहा था, तो हमारी निगाह गई एक कार्निवर्स रेप्टाइल के ऊपर जो आज से 240 मिलियन ईयर एगो रहा करता था। इसे नाम दिया गया है भारीताला सकस तपानी। ये एक रेप्टाइल की फैमिली से बिलोंग करता है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उस फैमिली का नाम है एरिथ्रोशेकडाई। ये इस फैमिली को नाम दिया गया है। खैर ये ना याद ना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए भारीताला सकस तपानी ये आपको बोलने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट सिंपल इसका मतलब है, आप इस शब्द को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, भारी, ताला, सकस और तापानी। भारी का मतलब होता है ह्यूज, ताला का मतलब होता है सिर, मतलब एक बड़ा सिर होगा इसके पास। सकस का मतलब एक इजिप्शियन क्रोकोडाइल हेडेड डेटी से है। जैसे हमारे यहाँ भी हिंदू माइथोलॉजी में जो भगवान गणेश हैं उनका सिर जो है वो हाथी का है, तो वैसे ही इजिप्त में भी एक गॉड है जिनका सिर क्रोकोडाइल का होता है, तो उन्हें सकस बुलाते हैं। तो उसी के नाम पे ये नाम रख दिया गया है भारीताला सकस। अब तापानी का क्या मतलब है? तापानी एक्चुअली में नाम लिया गया है एक पैलियोंटोलॉजिस्ट के नाम पर जिनका नाम है तपन रॉय चौधरी। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ के ऊपर लाइफ की हिस्ट्री को फॉसिल्स के माध्यम से स्टडी करते हैं, तो उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए उनका नाम भी जोड़ दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारीताला सकस तपानी ये नाम क्यों रखा गया है। फीचर्स की बात करें तो ये जो जीव है इसका बहुत बड़ा सिर था
और बड़े बड़े दांत थे। प्रोबेबली ये उस समय का बड़ा एक प्रीडेटर था जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स को मारता होगा। इसका साइज उस समय अंदाजा ये लग रहा है कि एक एडल्ट मील जो लॉयन आज का है उतना हो रहा होगा, और संभवतः वो अपनी इकोसिस्टम में सबसे बड़ा प्रीडेटर भी रहा होगा। गिरापल्ली फॉर्मेशन की बात करें, गिरापल्ली फॉर्मेशन प्राणहिता और गोदावरी बेसिन जो है नदी का, वहां पर है तेलंगाना में। ये रॉक्स हैं जो रेड मडस्टोन से बनी हुई हैं, ट्रियासिक पीरियड की हैं। ट्रियासिक पीरियड एक जियोलॉजिकल पीरियड है जो 50.6 मिलियन ईयर्स एगो हुआ करता था। तो ये सारी बातें भरी तरह सकस तपानी के बारे में हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। एक एमओयू साइन किया गया है एनएचपीसी लिमिटेड और बिहार के स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बीच में, डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर। यह पूरा प्रोजेक्ट कोसी नदी के ऊपर बनाया जाएगा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। कोसी नदी देखिए, ये गंगा नदी जा रही है और यहां से देखिए तिब्बत से आ रही है एक नदी, ये है कोसी, जो कि बिहार में है। आपने अक्सर सौरव ऑफ बिहार के रूप में कोसी का नाम जरूर से सुना होगा। जो प्रोजेक्ट है वो डगमारा कोसी नदी के किनारे एक गांव है, वहीं पर बनाया जा रहा है, तो उसी गांव के नाम पर इसे नाम दे दिया गया है। ये रन ऑफ द रिवर स्कीम है। रन ऑफ द रिवर स्कीम का मतलब ये होता है कि यहां पर बिजली को बनाने के लिए कोई डैम बनाकर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करके तब उससे बिजली नहीं बनाई जाती। रेदर जो नेचुरल फ्लो होता है पानी का, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ये पानी नीचे आ रहा है, ये फ्लो होके नीचे आएगा, लेकिन यहां पर एक बराज बना दिया जाएगा और पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और जो नेचुरल फ्लो है उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो ढलान है उसी का इस्तेमाल करके पानी स्पीड से नीचे आएगा और यहां पे छोटे टरबाइंस को घुमाकर बिजली बनाई जाएगी। इसे रन ऑफ द फ्लो प्रोजेक्ट कहा जाता है। आप समझ गए होंगे इसका मतलब भी, ठीक है। रन ऑफ द फ्लो प्रोजेक्ट को यहीं पे मतलब छोटे टरबाइन जनरेटर्स के माध्यम से बिजली को पैदा किया जाता है, वो एक्सप्लेन किया गया है। टिपिकली इसमें हाई पॉइंट पर पानी को डाइवर्ट करके चैनल पाइपलाइन या प्रेशराइज्ड पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 130 मेगावाट एनर्जी क्रिएट होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2478 करोड़ रुपए है। सिग्निफिकेंस, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा पावर सेक्टर में बिहार में। इससे क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, इंफ्रा बढ़िया होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और लोगों को जॉब भी मिलेगी। कोसी नदी के बारे में बात करें तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, नेपाल से होते हुए इंडिया में आती है। इसका सोर्स तिब्बत में है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, 2000 संकोसी, अरुण और तामुर। अनस्टेबल नेचर की है, कोर्स अक्सर बदलती रहती है, इसीलिए बिहार में फ्लड लाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड ये कैरी करता है आफ्टर ब्रह्मपुत्रा। जो नदी ज्यादा सिल्ट लेकर आएगी वो अपना कोर्स भी बदलेगी और फ्लड भी लेकर आएगी, इसीलिए इसे सौरव ऑफ बिहार का भी टाइटल दिया गया था। यहां पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फाल्स बताना है। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, ये एक रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है, स्पेस एक्स ने बनाया है इसे। कर्मन लाइन, ये डिटरमाइन करता है उस ऊंचाई को जिसके बाद एटमॉस्फेयर बहुत पतला हो जाता है। यूएनसीसीडी, ये एक मात्र नॉन लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसके जरिए इंडियन नेवी एम कर रही है कि वो नया न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन इस प्रोजेक्ट के तहत खरीदेंगे। भरी ताला सकस्ता पानी, ये एक रेप्टाइल की फैमिली से बिलोंग करता है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है और नाम है एरिथ्रोशिकडाई। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, जवाब कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ आपको पता है कहां मिलेगी, ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आसान तरीका है ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।